स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से समझाऊंगी, ठीक। तो देखो, स्टार्टिंग में दे रखा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ना कभी आएगा, बट मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि क्या लिखा है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में दो डिफरेंस होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, और केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कोई भी सब्सटेंस, एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनते ही बनते हैं। जैसे कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड है, तो इसमें कैसे ये होगा केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट होकर वाइन बनाएंगे, तो वाइन क्या है, हमारा नया सब्सटेंस बन गया, और नया सब्सटेंस जिसमें बनता है वो हो गया केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट डिफरेंस मैंने बता दिया। अगर कभी पूछे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, तो फिजिकल जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, और केमिकल जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। तो ये हो गया डिफरेंस। अब आगे देखते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1 देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटी जितनी भी दे रखे हैं सब की सब पूछी जाती हैं। और देखो, एक्टिविटी 1 है, इसमें क्या है, मैं नॉर्मली यहाँ पे देखो बता देती हूँ। एक रिबन ले रखा है, मैग्नीशियम रिबन 2 सेंटीमीटर का। उसको क्या किया है, रब करा है सैंड पेपर से, ठीक। सैंड पेपर घिसने के लिए होता है, तो उससे रब किया है, ठीक। उसके बाद उसको बर्न किया है, फ्लेम से बर्न किया है उसको, ठीक। तो बर्न करने के बाद वो बोल रहा है कि उसको आप क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करो कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक। और इसको थोड़ी दूर रह के ही हमें करना पड़ता है बर्न। इसमें लिखा है ना, बर्न द मैग्नीशियम में कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। अभी बताऊँगी क्यों। एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि देखो, अब इसमें क्या बताया गया है कि मैग्नीशियम, देखो पढ़ते हैं पहले। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। डेजलिंग वाइट फ्लेम मतलब, डेजलिंग का मतलब चमकीली वाइट फ्लेम। जब हम इसको बर्न करेंगे इससे, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक चमकीली सी वाइट फ्लेम निकलेगी इसके अंदर से, और एक वाइट, वो धीरे धीरे करके वो किस पे बदल जाएगी, वो चमकीली वाइट फ्लेम एक वाइट कलर का पाउडर सा बन जाएगा, और उसी पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है ये चीज़। तो ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर है इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है, अब देखो बताती हूँ। ए हो गया मैग्नीशियम, मेटल है कोई, ठीक। इस पे ये क्या होता है, अब वो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब बिफोर बर्निंग। हमने सैंड पेपर से रब किया था, वो क्यों करते हैं। इसका आंसर ये है कि मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीजन की ना, जैसे एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और वो और ऑक्सीजन क्या होती है, रिएक्ट कर जाती है आपस में। रिएक्ट करके बन जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं, जो कि मेटल को ख़राब कर देता है। तो इसी को बचाने के लिए हमने बर्न करने से पहले इसको सैंड पेपर से घिसा, ठीक। ये था इसका आंसर। जब भी बोर्ड में ये पूछा जाए कि मैग्नीशियम को क्यों रब किया जाता है सैंड पेपर से, तो यही है इसका आंसर, कि मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल एंड इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, सो दैट्स वाई वी रब इट विद द सैंड पेपर। ये इसका आंसर है, ठीक। ये तो आगे समझ। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, एक ये वो एक्टिविटी 1.3 भी इम्पॉर्टेंट है, कि हमने जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, तो उन्हें ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए एक कॉनिकल फ्लास्क में, फिर उसके बाद हमने उसमें डाला डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला। उसके बाद हमने देखा कि जो जिंक ग्रैन्यूल है वो नीचे बैठ जाएंगे, और H2 गैस इसमें से निकलेगी। H2 गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H2 गैस किस में से इवॉल्व हो जाती है, कौन सी रिएक्शन में से, तो ये वाला है जिंक ग्रैन्यूल वाला। ये भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। अब देखो कि वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये चारों चीज़ में से कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं हाँ कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करा है। अब जैसे ये वाला रिएक्शन, इसमें क्या हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, तो H2 गैस बाहर निकली है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब ये सब फालतू की चीज़ें कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये तो आता ही होगा। बाकी अब मैं बैलेंसिंग सिखाती हूँ। मेन बैलेंसिंग है, इसके बाद बैलेंसिंग मेन टॉपिक है, तो बैलेंसिंग सीखते हैं। तो बैलेंसिंग सीखने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसी का ले लेते हैं NGO वाला, ठीक है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल लेके बैलेंसिंग भी स्टार्ट करते हैं सीखना। तो क्या होगा, जैसे Mg
प्लस ओ के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, वो क्या बनाता है, सॉरी ऑक्सीजन O2 होता है, तो वो बनाएगा MgO। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं वाइट पाउडर, जो कि क्या कहते हैं जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तब जाके वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो इसे हम वाइट पाउडर भी कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है लिखना, ठीक। अब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर तो MgO बना रहा है। अब देखो बैलेंसिंग में क्या करता है, अभी नहीं आती बैलेंसिंग, तो सबसे बेसिक तरीका बता रही हूँ मैं, कि सारे जितने भी एलिमेंट उस रिएक्शन में है उसको एक बार लिख लो, ठीक है। तो इसमें मुझे कौन कौन से दिख रहे हैं, Mg दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक। एलिमेंट तो यही है, तो Mg मैंने लिख लिया और O लिख लिया, ठीक। अभी बस मैंने एलिमेंट लिखे, अब क्या करना है कि रिएक्टेंट बना लो एक साइड और एक साइड प्रोडक्ट लिख लो, ठीक। अब क्या करना है कि रिएक्टेंट साइड देखो Mg कितना है, रिएक्टेंट साइड तो मुझे 1 दिख रहा है Mg, तो क्या करूँगी मैं 1 लिख दूँगी। अब मैंने देखा प्रोडक्ट साइड Mg कितना है, तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि मेरा Mg बैलेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है। अब ये गड़बड़ हो गई, तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हमने इसको सही, कि मैंने देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मैंने सोचा इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे यहाँ पे इसके आगे 2 लिखना पड़ेगा। बट अब एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि Mg जो है वो इससे भी होगा, 2 जो है वो इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो अगर 2 इससे मैंने करा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट Mg तो भाई दोबारा हो गया, बट प्रोडक्ट में तो 1 ही था और रिएक्टेंट में भी 1 था। तो अगर Mg को मैंने इससे करा तो 2 हो गए, तो ये Mg हो गए 2 यहाँ पर, बट यहाँ पर तो 1 ही है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर भी 2 से कर दे रही हूँ। तो अगर मैंने यहाँ सिंपली 2 से कर दिया, तो देखो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर भी Mg भी 2, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ये भी 2, इक्वली बैलेंस होगी, ठीक। तो ये तो हो गया सिंपल सा एग्जाम्पल। अब थोड़ा टफ लेते हैं, जो NCERT में दे रखा है वो है ये वाला, Fe+H2O बनाते हैं Fe3O4+H2, ठीक। ये वाला करते हैं। तो ये मैंने रिएक्शन लिख ली है जो NCERT में दे रखी है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अब जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि हम लोग को क्या करना है, इसके पहले जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं वो सारी लिख लेती हूँ। तो पहले मैंने क्या देखा, आयरन है तो मैंने आयरन लिख लिया, मैंने देखा हाइड्रोजन है तो मैंने ये भी लिख दिया। ये H2 पूरा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो कंपाउंड हो गया, वाटर कंपाउंड हो गया, हमें इसको तोड़ के लिखना होता है एक एक एलिमेंट। तो हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन लिखा मैंने, अलग से ऑक्सीजन लिखा। तो और तो मुझे कोई एलिमेंट ऐसा खास दिख नहीं रहा, 3 ही एलिमेंट है तो मैंने लिख लिए। अब हमें क्या करना है, सेम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड चेक करना है कि कितने कितने हैं, ठीक। अब हम देखेंगे Fe रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है, तो मैंने लिख लिया 1। अब मैंने Fe देखा यहाँ पर तो 3 है, तो ये अनबैलेंस है। फिर मैंने देखा हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, तो मैंने 2 लिख लिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर भी 2 ही है, चलो ये तो बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन देखा तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 4 है, तो ये हो गया अनबैलेंस। अब मैंने सोचा इसको बैलेंस कैसे करेंगे अब, ठीक। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं 4 से इंटू कर दे रही हूँ सिंपल। तो मैंने अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ अगर मैंने यहाँ पे 4 लगाया, ठीक, अगर मैंने यहाँ 4 लगाया तो ये हाइड्रोजन से भी होगा और ऑक्सीजन से भी, तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8। अब ये तो हाइड्रोजन का बिगड़ गया मामला, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 थे लेकिन अब ये हो गए 8, तो यहाँ पे 8 हो गया हाइड्रोजन, बट यहाँ पर तो 2 ही हैं। तो मैंने क्या सोचा कि अब यहाँ पे मैंने 2 इंटू 4 करके तो 8 बनाया, यहाँ पे 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 कर लो, कुछ भी कर लो, तभी तो ये 8 बना। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर भी 4 कर दे रही हूँ तो 2 इंटू 4 करके यहाँ पर भी 8 बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू 4 करा तो यहाँ पर भी 8 बन गए, तो मैंने यहाँ 4 लगा दिया। अब देखो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। अब बस ये चीज़ रह गई है। अब इसको, ये बहुत सिंपल है, इसको क्या करना है, देखो आयरन यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, सिंपल इंटू 3 कर दो। मैंने यहाँ पर अगर 3 लगा दिया तो देखो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये भी 3, ये भी 3, ये 8, ये 8, ये 4, ये 4, सब बैलेंस।
अब मेन मुद्दे की बात ये आती है, बहुत बार बैलेंसिंग में इसी बात के मार्क्स कट जाते हैं कि हम फिजिकल स्टेट नहीं लिखते हैं। ठीक, फिजिकल स्टेट लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसकी फिजिकल स्टेट ज़रूर लिखनी चाहिए, वरना फिर मार्क्स काट लेंगे आपके एग्ज़ाम में। फिजिकल स्टेट क्या होती है कि कौन सी स्टेट में है, या तो एग्ज़ाम में दिया होगा, वरना याद को आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा फिजिकल स्टेट याद। जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपने आप याद हो जाएगा कि हाँ कौन सी फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में नहीं है। तो जैसे कि आयरन है, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है। H2 यहाँ पे गैस की फॉर्म में है। फिर दोबारा ये क्या कहते हैं, ये Fe3O4, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पे गैस तो इवॉल्व हो ही रही है, तो ये तो गैस की फॉर्म में हो गया H2। ठीक, सिंपल। ये हो गया बैलेंसिंग का। अभी 2-3 और एग्जाम्पल समझाती हूँ, आराम से समझ आ जाएगा। अब एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ये फर्स्ट वाले का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग, बता ही दिया था क्यों क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। ठीक है, ये तो लिख लोगे। अब देखो फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बैलेंस करने की क्वेश्चन, सिंपल बैलेंस है इसका। देखो सेकंड वाला वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और थर्ड तो इतना नहीं पूछ जाएगा, बट सेकंड वाला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ज़रूर पूछा जा सकता है। और इसका थर्ड का फर्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, मेरी पेन पे, मेरे लैपटॉप पे चल गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड। तो इसका सेकंड का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले ये वाला कर लेते हैं। अब देखो इसको क्या है, ये एक वर्ड के फॉर्म में दे रखा है, हमें इसको केमिकल फार्मूला भी लिखना है, फिर इसको बैलेंस भी करना है। ठीक, अब बैलेंस कैसे करेंगे, देखो BaCl बैरियम क्लोराइड है, तो बैरियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, BaCl2। इसको तो याद ही करना पड़ेगा, फॉर्मूले ऐसे बोलने से तो नहीं आएंगे, बट जब तक प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप फॉर्मूले आ जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करके ही होगा, ऐसे याद नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो सेकंड का सेकंड देखते हैं। तो पहले बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, BaCl2। ठीक, ये याद करने पड़ेंगे सब, एक कॉपी पे लिखना, उनको सबको याद करना है, मैं भेज दूँगी। ठीक, मैं भेज दूँगी सब चीज़। और एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं लिखने में, मैंने खुद ने करी है बहुत बार गलती। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है AlSO4 की होल पावर थ्राइस। अब देखो ये कैसे आया, इसका मैं बताती हूँ। देखो ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया SO4। ठीक, ये भी आयन है, ये भी आयन है। अब क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले ही बताती रही हूँ। तो डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं, तो इसलिए ये भी आयन और ये भी आयन। अब क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस, सॉरी। ये हो गया, देखो Al का एटॉमिक नंबर आई थिंक 13 होता है, तो Al हो गया 13। ठीक, अब देखो इसके वो शेल में दिखते कितने, 2, 8 और 3। तो ये तो स्टेबल हो गया, बट ये 3 आयन रह गए ना इसके, तो इसके हो गए 3 और इसके हो गए 2। ठीक, इसके 2 होंगे और इसके 3 होंगे। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये 2 तो Al के पास चला जाएगा और ये SO4 के पास 3 जाएगा। तो SO4 के पास अगर पूरे के पास 3 जाएगा तो इसका होल थ्राइस मिल जाएगा। तो ऐसे करके बनाइए। ठीक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ऐसे ये SO4 का ये जो 2 था वो यहाँ आ गया और इसका 3 यहाँ आ गया। ये बहुत बार गलती हो जाती है कि 3 लगाना भूल गए, 2 लगाना भूल गए, तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट क्या होगा, BaSO4। सल्फेट जब भी आ जाएगा तो SO4 ही होता है। सल्फेट का हमेशा फॉर्मूला SO4 ही होता है, तो ये हमेशा याद करना कि ऑक्सीजन इसमें 4 ही होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना होता है, AlCl3। ठीक, ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे, वैसे ही एलिमेंट्स लिखने हैं एक एक करके, मैंने जैसे बताए थे। तो अगर मैं इस पेज पे लिखती हूँ, एक सेकेंड, एलिमेंट्स, तो यहाँ पर मुझे क्या क्या दिख रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर दिख रहा है मुझे बैरियम और क्लोरीन और एल्यूमिनियम। और देखो इसमें एक चीज़ और बता दूँ, सल्फेट को ये पूरा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सल्फर अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो इनको आधा ही मतलब अलग अलग लेंगे। तो देखो Ba हो गया एक तो अपना, और ये Cl हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, और ये सल्फ़र हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक, इतने ही है, और तो है नहीं। ठीक, यही एलिमेंट्स हैं। अब क्या करना है, नॉर्मली रिएक्टेंट, ये दिखने में मुश्किल लग रही है बट नहीं है सच में मुश्किल। एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखना ये क्वेश्चंस, ये जो मैंने इंडेक्स क्वेश्चन जो रह गए हैं मैंने नहीं कराया, वो खुद करना, तब जाके होगा। ठीक,
ना हो तो देन मैं तो हूँ, फिर तो बता ही दूँगी। तो अब क्या करना है, बी ए जो है, अब देखो रिएक्टेंट साइड बी ए कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, ऑल बैलेंस, ठीक है, बी ए तो बैलेंस है। अब क्या करना है, सी एल देखना है, सी एल 2, यहाँ पर कितना है 3, ये हो गया अनबैलेंस, ठीक है। ए एल कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब एक चीज़ और बता दूँ, ये जो तीन तीन बाहर लगा है, ये क्या होगा, ये सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ये 3 सिर्फ एक, देखो ये 3 इसमें भी होगा और ये 3 इसमें भी होगा, ना कि इसमें। इस अगर ये इसमें पता है कैसे होता, अगर यहाँ पे मैं इसके आगे कुछ लगाती ना 2 या 3 या 4, तो वो होता है इसमें, बट इसमें ये चीज़, ये जो होल थ्राइज है इसका, ये सिर्फ इन दोनों में ही होगा, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो सल्फ़र देखते हैं, यहाँ पर देखो सल्फ़र कितना है 3, क्योंकि इसमें हो रहा है, बाकी सल्फ़र का तो अपना कुछ है नहीं। और ऑक्सीजन तो ये जो 4 है तो ये ऑक्सीजन के है, ना कि सल्फ़र के। तो ये जो 3 है ये सल्फ़र के हैं, तो यहाँ पर हो गए 3। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं सल्फ़र, एक ही है, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन का हो गया, तो यहाँ पे एक हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड में कैसे ज़्यादा है, देखो 4 और ये 3, 4 इंटू 3 12 है, ठीक है। इसके तो अपने 4 हैं ही और बट ये 3 और हैं, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 12। अब देखो ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 4, ठीक, ऑक्सीजन तो 4 ही है यहाँ पर, तो ये हो गए 4। अब हम इससे बैलेंस करने से स्टार्ट करते हैं। अब ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन जब भी केमिकल रिएक्शन करो ना, तो हमेशा एक ट्रिक याद करना, हमेशा ऑक्सीजन को बैलेंस करने से स्टार्ट करना। ये एक टिप बता रही हूँ बहुत अच्छी, कि हमेशा ऑक्सीजन को ही पहले बैलेंस करना, फिर बाकी एलिमेंट बैलेंस करना, ठीक। वैसे बाकी भी कर सकते हो, बट ऑक्सीजन से स्टार्ट करना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर ऑक्सीजन से करेंगे तो देखो 12 कितना हुआ, 3 इंटू 4 करके तो 12 बना, देखो 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 करके 12 बना। तो मैंने देखो यहाँ पे तो 4 है ही ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दे रही हूँ तो ये भी 12 हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर 3 तो मुझे आगे ही लगाना पड़ेगा ना ऑफकोर्स, तो मैंने अगर यहाँ 3 लगाया तो, बट ये और ये तो अनबैलेंस हो गए, तो इनको भी कर लेंगे अब बैलेंस। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हमारा हो गया। अब देखो सल्फ़र को देखते हैं, सल्फ़र यहाँ पर 3 हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया, तो सल्फ़र इसके वो 3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा सल्फ़र को भी, तो सल्फ़र यहाँ पे 3 हो गए। तो हमने देखा अरे रिएक्टेंट साइड में भी 3 है, तो यहाँ पर भी 3 ऑलरेडी हमारे हो गए, तो ये भी बैलेंस हो गया, सल्फ़र भी हमारा बैलेंस हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे बी ए। अब देखो बी ए यहाँ पर 3 हो गए, बट यहाँ पर तो एक ही था, तो मैंने सोचा यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दी तो बी ए भी हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर 3 कर दिया मल्टीप्लाई बी ए को, तो ये भी हो जाएगा हमारा, ठीक, बी ए भी हो गया। एक सेकंड दोबारा बता रही हूँ। हाँ, तो देखो क्या था, ये बी ए यहाँ पर हमने 3 लगाया, तो ये बी ए भी सॉरी 3 जो है वो बैरियम से भी हो जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पर तो एक ही था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अगर मैं 3 लगाऊंगी तो बैरियम से सॉरी तो रिएक्टेंट साइड में भी 3 ही हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करा तो बी ए भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर मैंने यहाँ देखा यहाँ पर 3 है, तो क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर 2 हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देती हूँ, क्योंकि देखो अगर ये 2 और 3, जब भी ऐसा केस फंस जाए कि यहाँ 2 रिएक्टर में प्रोडक्ट में 3 हो, तो 2 इंटू 3 कर देना और 3 इंटू 2 कर देना, बात ख़त्म, ठीक। अब हम अगर यहाँ पे देखो 2 लगाएंगे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ पे 2 लगाया तो देखो 2 इंटू 3 क्लोरीन हो गए कितने 6, और ये एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, तो एल्यूमिनियम तो 2 पहले से ही थे, और क्लोरीन कितने हो गए 6, तो क्लोरीन भी देखो 3 और 2 6 हो गए बैलेंस सब कुछ। ये होता है बैलेंसिंग में, ऐसे करना होता है। देखो दोबारा समझा दे रही हूँ, ठीक, ये वाला क्लोरीन वाला दोबारा समझाती हूँ। देखो क्या था, यहाँ 3 थे और यहाँ थे 2, तो मैंने सोचा 2 और 3, जब भी 2 और 3 का केस फंस जाए तो 2 को 3 से कर देना और 3 को 2 से कर देना, सिंपल। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 से करा तो एल्यूमिनियम तो 2 हो जाएंगे, तो एल्यूमिनियम तो पहले से 2 थे, तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। और क्लोरीन कितने का 6, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखा 2, तो मैंने यहाँ पे अगर 3 लगा, पहले से था ये 3, तो यहाँ क्लोरीन तो पहले से 2 था ही, तो अगर 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो गया, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये होता है बैलेंसिंग करना। शायद से अब आपको आ गया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूँगी, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन एक से लिख लेती हूँ मैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी बनाता है ए बी, ठीक।
कॉम्बिनेशन मतलब एक या दो प्रोडक्ट मिलके कोई एक ही प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट में हमेशा इसमें एक ही रहता है, बट रिएक्टेंट साइड या एक हो सकता है, सॉरी रिएक्टेंट साइड दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है इसमें। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि एग्जांपल्स क्या आएंगे एग्जाम में। देखो आराम से समझाती हूँ, एक्टिविटी से समझाते हैं, ठीक है। हमने लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। देखो फॉर्मूले बता दे रही हूँ पहले तो। CaO, इसे हम बोलेंगे, इसे बोलते कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम या फिर खाली लाइम भी बोल सकते हो, बट क्विक लाइम बोलते हैं। अब हो गया एक CaOH2। OH2 मतलब हाइड्रोक्साइड के लिए लगता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं हम स्लेक लाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद इस चैप्टर में हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। ये 3-4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आता है। CaCO3, CaCO3 इसे मार्बल का फॉर्मूला भी कहते हैं। ये मेरे से प्रैक्टिकल में पूछा भी गया था कि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होगा CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनाइड, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये बताऊंगी किस चीज़ में यूज़ होता है। इसको वैसे कुछ नाम तो इसका है नहीं, बट कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको मेनली। तो ये 3 फॉर्मूले हमेशा याद रखना। अब देखो इसकी रिएक्शन देखते हैं एग्जांपल्स में। देखो डेफिनेशन तो कहीं भी मिल जाएगी, बट समझाना इंपॉर्टेंट है। इसकी देखो रिएक्शन देखेंगे, पहले तो एक्टिविटी देख लेते हैं। हाँ, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम को हमने एक बीकर में ले लिया। हमने उस बीकर में लिया तो उसमें हम क्या ऐड वाटर, पानी डाला उसके अंदर। फिर हमने देखा कि अगर हमने बीकर में CaO के साथ पानी डाला तो वो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक बन जाएगा, मतलब उसमें से हीट इवॉल्व होगी, जिसमें से हीट निकले रिलीज़ हो तो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। अब देखो इसका ये रिएक्शन दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। देखो सिंपल है, CaO, देखो बता रही हूँ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा क्विक लाइम, जिसे कहते हैं हम। इसको पानी के साथ हमने रिएक्ट किया, पानी के साथ रिएक्ट किया और ये बनाया CaOH2। अब बताती हूँ कैसे बना, ट्रिक बताती हूँ। इसकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखना ज़रूरी है, और सॉरी मैंने इसकी फिजिकल स्टेट नहीं बताई थी तो बता दे रही हूँ कि एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये हो गया सॉलिड, ये हो गया एक्वस, ये होगी फिजिकल स्टेट। अब ये हो गया क्विक लाइम, ठीक। क्विक लाइम की फिजिकल स्टेट क्या है, ये सॉलिड होता है, ये तो पानी तो है ही लिक्विड, और ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या होगा देखो, ये कैल्शियम है, यहाँ पे भी कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम तो कैल्शियम के साथ हो गया। अब देखो H2O है, तो ये H2O हो गया हमारा हाइड्रोक्साइड में बदल गया H2O हमारा, ठीक। तो क्यों कैसे, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और ये देखो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन एक है तो ये दूसरा हो गया, तो ये 2 इससे भी होगा और 2 इससे भी होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो ऐसे करके ट्रिक से भी याद हो सकता है कि यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ से इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो हाइड्रोजन तो 2 ऑलरेडी थे, तो ये ऐसे करके भी याद हो जा सकता है। इसे कहेंगे स्लेक लाइम, ठीक। ये हो गया एग्जाम्पल। मैं सारे एग्जाम्पल बताऊंगी, एक एक एग्जाम्पल जितने भी बुक्स में दे रखे होंगे, ठीक। तो ये हो गया क्विक लाइम का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। इसको देखो पढ़ के बताती हूँ क्विक लाइम। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन। अभी जो हमने ये रिएक्शन किया, इसमें जो स्लेक लाइम ये जो बना, ये किस में काम आता है, इसे हम इसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। वाइट वॉशिंग मतलब जो हमारे घर में पुट्टी नहीं होती वाइट पुट्टी, उसके लिए यूज़ करते हैं। अब देखो इसको मैं बताती हूँ क्या होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, स्लोली रिएक्ट कराते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर हमने जो हमारे घर में पुट्टी जो होती है ना, उसको, ये वाइट वॉश हो गया हमारे घर में, ठीक, वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है, ठीक। इसको हमने ना, हम लोग CO2 से रिएक्ट कराते हैं, तो हम लोग कुछ दिनों बाद देखते हैं कि एक लेयर फॉर्म होती है जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि हमारे वॉल्स पे लगती है, जो हमारे वॉल्स को मजबूत बनाती है, और ये होती है 2 या 3 दिन बाद,
पुट्टी होने के 2 या 3 दिन बाद ये रिएक्ट कराते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये एक लेयर बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि उसको वॉल्स को मजबूत बनाता है। ये 2 या 3 दिन बाद होता है, जिससे शाइनी फिनिश आती है वॉल्स पे। ठीक है, चमक जो आती है ना दीवारों में पेंट करने के बाद, वो इसी चीज़ से आती है। ठीक, देखो लिखा भी है, पढ़ के बता दे रही हूँ। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate, जो बताया on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. Shiny finish देता है walls को, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला मार्बल, देखो मैंने बताया कि मार्बल पूछा जाता है बहुत बार कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो CuSO3। ठीक, ये रिएक्शन तो बताई दी मैंने। हाँ, इसमें सॉरी, एक सेकेंड, इसमें पानी भी निकलता है, H2O भी बाहर आएगा। तो ये हो गया लिक्विड की फॉर्म में, ये हो गया सॉलिड की फॉर्म में, ये हो गया गैस की फॉर्म में, और ये हो गया एक्वस की फॉर्म में। ठीक, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब देखो इसको भी ट्रिक से समझाती हूँ, जैसे उससे समझाया था। देखो यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी एक हो गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी 2, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो ये 2 हैं, बट ऑक्सीजन एक ही है। तो जो एक ऑक्सीजन है जो CO2 के साथ जाके जुड़ गया, यहाँ एक ऑक्सीजन जो है CO2 के साथ जुड़ गया, तो वो CO3 बना दिया उसने। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम रिएक्शन को। तो अब और फॉर्मूले देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल का फॉर्मूला क्या है। बर्निंग ऑफ कोल का कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो बर्निंग ऑफ कोल का फॉर्मूला हो गया। ये हो गया हमारा वो, ये कॉम्बिनेशन की ही फॉर्मूले वो एग्जांपल्स हैं। वाटर का हो गया, ये सब तो बेकार है। अब देखो मेन बातें बताती हूँ। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होती है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी इसे एंडोथर्मिक बोलेंगे, जिसमें हीट रिलीज होगी इसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल दे रखे हैं CH4 को, मतलब मीथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं कंबाइन, तो वो CO2 और H2 बनाता है। अब देखो रेस्पिरेशन जो है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये हमेशा, ये बहुत बार MCQs में क्वेश्चन आएगा कि रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, तो ये एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है वो बताती हूँ। हम खाना क्यों खाते हैं, हमारे को एनर्जी चाहिए होती है बॉडी में, तो खाना हम अगर एनर्जी की फॉर्म में खाते हैं तो वो क्या होता है, जब डाइजेशन होता है उसमें, तो फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फूड में। ठीक है, ये तो लाइफ प्रोसेस में पढ़ाई है कि सिंपलर फूड में उसको ब्रेक डाउन होता है। लेकिन जो राइस पोटैटो एग्जांपल लेके बताया ना कि राइस पोटैटो ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, क्या करते हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्यों? ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ग्लूकोज जो बनता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा मतलब एनर्जी रिलीज़ कर रहा है ना बॉडी के लिए, ताकि हम वर्क कर सके कोई भी, तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो एनर्जी रिलीज जो होगी उसको एक्सोथर्मिक ही बोलेंगे। तो इसलिए रेस्पिरेशन जो होता है एक्सोथर्मिक, ये रेस्पिरेशन का वो है फॉर्मूला। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन पूरी याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये याद करना। और देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो भी वेजिटेबल का उसके वो छिलके जो होते हैं जितने भी होते हैं, वो भी उनको जो कंपोस्ट करते हैं उसके भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं इस एग्जांपल से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का उल्टा। कॉम्बिनेशन में मैं ए प्लस बी करा था, यहाँ पे होता है ए बी बनाता है ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। और उसमें क्या होता था, प्रोडक्ट एक होता है, रिएक्टेंट ज़्यादा होते थे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट एक ही होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ सॉरी, रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, उल्टा बोल दिया, सॉरी। अब देखो इसकी एग्जांपल और एक्टिविटी बताती हूँ। एक्टिविटी में क्या है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज़ में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से केस स्टडी में सिर्फ एक्टिविटी पूछते हैं बोर्ड में, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो क्या होगा कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे। क्रिस्टल मतलब तो पता ही होगा कि जिसमें वाटर ना हो। तो फेरस सल्फेट का, सॉरी, जिसमें वाटर हो, क्रिस्टल मतलब जिसमें वाटर हो। देखो, तो हमने लिया फेरस सल्फेट को, उसके अंदर एक बीकर के अंदर लिया, उसके बाद हमने ना उसको बर्न किया। तो बर्न करने के बाद बोले इसको कलर चेंज देखो। ठीक है, और तो कलर चेंज कैसे होगा मैं बताती हूँ। फेरस सल्फेट जो होगा वो पहले हमारा होगा लाइट ग्रीन कलर का, और वो हो जाएगा वाइट कलर में। तो ये कलर चेंज याद करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि फेरस सल्फेट ग्रीन से क्या बना था, तो वो होगा वाइट। ठीक है, बता दिया मैंने, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर से वाइट बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखो
देखो FeSO4 डॉट 7H2, देखो FeSO4 डॉट 7H2 मतलब इसके अंदर पानी है इसके अंदर, मतलब ये हाइड्रो वो सॉरी सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, तो इसके अंदर पानी ही है। तो ये अगर हमने इसको क्या किया, हीट करा, अगर इसको हीट करेंगे हम तो ये जो पानी है ये तो लूज़ हो जाएगा, तो वाटर तो हमारा हमारा चला जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, ये फेरस सल्फेट बचेगा। तो इसी को यूज़ करके हमने इसको रिएक्शन में करवाया। अब देखो हमने इसको हीट करवाया, तो हीट क्या आ रहा है, तो पानी चला गया। हमने इसको हीट करवाया तो 2FeSO4 फेरस सल्फेट को हमने हीट कराया तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना, SO2 गैस निकली और SO3 गैस निकली, दो गैसेस हमारी निकलेंगी। ठीक, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। ये भी मुझसे पूछी गई थी MCQ के फॉर्म में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद करनी इम्पॉर्टेंट है। सो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला, एक सेकेंड। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो CaCO3 को हमने किया CO और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब देखो इसमें, देखो मैं बताती हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था, ये हमारी दो इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो सबसे इजी तरीके बता रही हूँ। हमने क्विकलाइम लिया था, उसको वाटर से किया था, तो हमारे कैल्शियम सॉरी स्लेक लाइम बना था, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने इसी को रिएक्ट करवाया था कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उठाएंगे और इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक। ये ऊपर की दोनों तो हमारी कॉम्बिनेशन थी, बट ये वाली जो होगी ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक। अब हम इससे क्या करेंगे, ये तो सॉलिड है, तो हमने इसको हीट करवाया, मतलब हीट करवाया, जब भी यहाँ पर ऐसे करके हीट एरो के ऊपर हीट आएगा तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। तो ये इसको कहेंगे लाइम स्टोन, सॉरी मैं इसका नाम भूल गई थी, इसको लाइम स्टोन कहते हैं। ये हो गया लाइम स्टोन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको ज़रूर याद करनी है। तो ये 3 रिएक्शन अपने एक पेज पे लिख के रख लो, ये बहुत 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 ज़्यादा बार पूछी जाएंगी। तो ये 3 रिएक्शन तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक CaCO3 को लिया, अब देखो क्या होगा, CaO बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ, देखो कैल्शियम एक था, एक है। अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ने इसके साथ जुड़ गया कैल्शियम के साथ, तो ये ऑक्सीजन एक इसके साथ आ गया। अब देखो एक तो इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन बचे, तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, तो CO2 निकल गई गैस, ठीक। तो ये रिएक्शन भी समझ आ गई। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, ठीक। मैंने ये वाला भी बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, PbNO3 वाला, इसमें भी क्या कहते हैं, ये भी बहुत बार पूछे। देखो देखो Pb, ये जो चीज़ है, देखो ये जो 2 आया है, ये क्यों आया, Pb पे जो चार्ज होता है, देखो बता दे रही हूँ, Pb और NO3, Pb प्लस होता है और ये लेड नाइट्रेट कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखो Pb पे जो NO3 पे चार्ज होता है, एक सेकेंड, NO3 पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, बट Pb पे चार्ज होता है +2 का। तो जो +2 का चार्ज है वो इधर जाएगा, यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो ये 1 इधर आएगा। तो अगर +2 का चार्ज इधर जाएगा NO3 पे, तो ये इसका होल टॉइस बन जाएगा, तो ये इसका होल टॉइस नहीं बन गया। तो इसलिए यहाँ NO3 का होल टॉइस 2 आया है, ठीक है। इसको हीट करवाया, PbO निकल गया, मतलब ऑक्सीजन निकल गई, ठीक। बाकी NO2 बन गया, एक 3 थे ना यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो एक तो निकल गई, तो यहाँ पे 2 बच गए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो वो NO2 बन गया, और 2 ऑक्सीजन के ये जो थे बाहर, ये अलग से बाहर निकल गए, ठीक। तो ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट। अब देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, जो मेरे बोर्ड में भी पूछी गई थी, ये वाली, ठीक। इसमें क्या है, ये इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाम तो वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट बता रही हूँ। फोटो मतलब सनलाइट की हेल्प से, 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। एक तो सनलाइट की हेल्प से, एक हीट वाला हमने देख ही लिया, और एक होता है लाइट की हेल्प से। देखो लिखा है ना यहाँ पर, देखो वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। 3 फॉर्म में होते हैं, हीट के फॉर्म में एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक देख ही लिया, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 एग्जाम्पल लेते हैं।
2AgCl, ये तो याद करने वाली चीज़ है, याद ही करना पड़ेगा इसको। सनलाइट में हमने रखा, तो देखो 2AgS प्लस Cl2। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ये पहले तो हमारा वाइट है, बट ये हो जाएगा हमारा ग्रे सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। लाइट के फॉर्म में सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, सिल्वर के फॉर्म में, और क्लोराइड के फॉर्म में अलग अलग हो गया। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी ये वाली रिएक्शन, सिल्वर ब्रोमाइड। सेम है, AgBr और AgCl दोनों सेम ही है, बट एक डिफरेंस बताती हूँ जो बोर्ड में पूछा जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी इक्वेशन होती है। तो वो बोलेंगे रिएक्शन कौन सी होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, तो ये होगी ये वाली 2AgBr बनाएगा 2Ag और Br2। ठीक, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी यूज़ होती है रिएक्शन। तो ये हो गई। अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब देखो, जैसे कि ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक। ये बनाना था नहीं, एक सेकेंड, ऐसे लेते हैं ना, ये AB हो गया, ये CD ले लो, ठीक। अब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या होता है कि देखो, जैसे कि एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, लेकिन अब क्या हुआ, इस लड़के को इस लड़की से प्यार हो गया, ठीक, सी वाली लड़की से प्यार हो गया। और बी जो है वो क्या कहते हैं, वो तो इसके साथ है, ये के साथ, बट क्या हुआ कि अब जब इसको हो गया इससे प्यार, तो ये हो गया बहुत ताकतवर इंसान। इसने क्या किया कि इस डी को रिप्लेस कर दिया और ये इसके साथ चला गया। डी इसका वो था, तो ये तो कमज़ोर था, तो ये लड़ नहीं पाया। ये ज़्यादा रिएक्टिव था, ये कमज़ोर था, तो क्या किया, ये सी के साथ चला गया और डी को हटा दिया रास्ते से। तो क्या हो गया, ए सी के साथ चला गया और डी को हटा दिया। अब डी बेचारा रो रही थी कि अब मेरे साथ तो कोई है नहीं, मैं अकेली पड़ गई। अब बी भी रो रहा था कि यार वो भी छोड़ के चली गई, तो वो भी रो रही थी। तो क्या किया, बी ने डी के साथ कर लिया, ठीक, बी ने डी के साथ कर लिया। ये था डिस्प्लेसमेंट में, एक जो कंपाउंड होता है उसमें से एक तो दूसरे के साथ चला जाता है और ये दूसरे के साथ चला जाता है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रही हूँ। इसमें क्या पूछा गया है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। मैंने बताया था वाइट वॉश में कौन सा यूज़ होता है, देखो ये बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है वाइट वॉश में, स्लेक लाइम भी कहते हैं इसको। तो इसका आंसर होगा नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इज फॉर्मूला। तो एक्स का नाम हो गया स्लेक लाइम, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है और इसका फॉर्मूला लिखना है। फिर बोला नेम द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम विद द अबव वाटर। वाटर के साथ अगर इस रिएक्शन को कराएंगे तो क्या होगा, तो वाटर के साथ अगर हमने इसको कराया ना, ये रहा, ये रिएक्शन लिख के आनी है, ठीक। ये वाली कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ करा तो ये वाली चीज़ बन जाती है, ठीक। तो ये बोर्ड में आया था ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, और ये मिड टर्म में पूछा था। ये भी सब रिएक्शन जितनी भी दे रखी है ये किसकी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो बता दे रही हूँ कैसे। एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उस हिसाब से होता है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। वो रिएक्टिविटी सीरीज मैं भी आपको दिखा दूँगी, ठीक है, प्लस CO। एक सेकेंड में रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखाई देती हूँ। तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज हमारी। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम, ठीक। ये होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल और ये होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक। अब देखो हम इससे देखते हैं, हमारा क्या है, आयरन दे रखा है और कॉपर दे रखा है। अब देखो खुद देख लो, कॉपर क्या है, देखो ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव और नीचे लीस्ट रिएक्टिव। तो कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, हमें दिख रहा है यहाँ पे कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है और Fe ज़्यादा ताकतवर है, कॉपर कम है। तो क्या हुआ कि Fe मैंने बताया था ना, ज़्यादा ताकतवर जो होगा वो कमज़ोर वाले को हटा देगा उसकी जगह से। तो क्या हो गया, ज़्यादा ताकतवर वाले ने क्या किया, इसके पास गया, CO को हटा दिया वहाँ से, क्योंकि कमज़ोर था बेचारा, तो ये तो हार गया। बट उसने क्या की, SO4 के साथ जाके
रिएक्ट कर गया, तो उसने बना दिया FeSO4, बेचारा Cu को हटा दिया तो Cu बेचारा अकेला रह गया। ये था रिएक्शन। ऐसे होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें हाइड्रोजन जो है वो बीच में आता है, वो ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना ज़्यादा वो होता है मोस्ट रिएक्टिव ना लीस्ट रिएक्टिव, ये बीचों बीच आता है। तो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब लीस्ट रिएक्टिव कहलाते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर वाले सब के सब क्या कहते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। ये भी सब डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं अब इसमें क्या होता है, एक सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब भी कोई वो कुछ भी हमें दे रखा होगा रिएक्शन, उसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। बताती हूँ कैसे होगा। पहले तो एक डेफिनेशन देखिए, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म। हाँ, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में घुल नहीं पाते। जो सब्सटेंस पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, घुल नहीं पाते, वो क्या बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, उसे कहेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल वाटर होता है बस। अब देखो एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनसीईआरटी में जितने दे रखे हैं ऑलमोस्ट वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई सा भी पूछ सकते हैं। और ये सब एकदम याद नहीं होंगे, तो इसको एक पेपर पे लिखो और फिर डेली पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सोडियम सल्फेट, ये हो गया बेरियम क्लोराइड, ये हो गया बेरियम सल्फेट, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब देखो अब क्या होगा, देखो ये आयंस की फॉर्म में, कैसे आयंस की फॉर्म में, देखो बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ लिखा है ना, व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट BSO। वाइट प्रेसिपिटेट होता है ये, पीपीटी रिएक्शन, मतलब ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसमें पीपीटी फॉर्म हो गया तो वाइट पीपीटी बननी है, तो ये हो गया प्रेसिपिटेट रिएक्शन। देखो क्यों, कैसे फॉर्म हुआ ये वाइट प्रेसिपिटेट। देखो BA क्या होता है, BA पे कितना चार्ज होगा, 2 का प्लस होगा, और SO4 पे कितना होगा, -2। अब ये याद करने पड़ेंगे आयंस किस पे कितने होते हैं, ये तो याद करने वाली चीज़ है, अपने आप याद हो जाएंगे 2-3 बार पढ़ के। तो क्या होगा, SO4 पे -2 का, इस पर ये 2 का, +2 का, तो ये मैंने बताया था +2 का -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया, कैंसिल ही हो जाता है, तो इसलिए इस पर कोई भी चार्ज नहीं आया। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, अपने आप कैंसिल हो गए। तो इस पे ना कि यहाँ पे कुछ आया बट यहाँ पे कुछ आया, तो ये SO4 और BSO4 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, जिसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है उसे कहीं एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बताती हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, O2 का लॉस होगा, इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना याद रखना है इसके डेफिनेशन में। और जो सब्सटेंस जिसमें देखो लिखा है ना, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, रिएक्शन के दौरान जिस भी सब्सटेंस में वो ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा वो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइज हो गया, और जिसमें ऑक्सीजन घट जाएगा उसे कहेंगे रिड्यूस्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, तो ये देखो Cu के पास ऑक्सीजन पहले से है। ठीक, अब देखो हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन था अब नहीं है, जो ऑक्सीजन पहले होता है वो अब बाद में चल के नहीं होता है उसे कहेंगे रिड्यूस्ड हो गया। तो अब नहीं है ना, अगर उसके पास अगर अब होता तो उसे कहेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो H2 यहाँ पर अकेला था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, बट इसके पास यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक, इसकी डेफिनेशन याद करनी ज़रूरी है, और ये पूछा जा सकता है कोई भी रिएक्शन देखिए कि बताओ इसमें ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या हो रहा है, बस इतना ही आ सकता है और कुछ नहीं होगा। और जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हो उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन भी होता है और रिडक्शन। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन की, जैसे कि ZNO और C, और देखो क्या होगा मैं बताती हूँ। जिंक के ऑक्सीजन के साथ होगा, तो यहाँ पे जिंक अकेला हो गया तो ऑक्सीजन चला गया, मतलब ये रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ पे कार्बन है अकेला है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, ऐसे करके होता है हर एक उसमें। अब एक सेकेंड,
देखते हैं। अब समझते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन में क्या होता है कि जब कोई भी एक मेटल होता है, जो मेटल होता है, सॉरी दोबारा बताती हूँ। कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल होगा, ठीक है, मेटल है, उस पे क्या होगा, किसी भी वाटर का, या तो पानी हो गया या ह्यूमिडिटी हो गई या फिर एसिड वगैरह या कुछ भी, उसका जब अटैक हो जाता है, जब भी कोई पानी या फिर कुछ भी मॉइस्चर अटैक करता है उस पे मेटल पे, तो क्या होता है, वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देखा भी होगा बहुत बार कि सिल्वर रस्ट हो रहा है, कॉपर रस्ट हो रहा है, कुछ भी चीज़, हमें दरवाजे भी हमारे रस्ट हो जाते हैं, तो उसी को कहेंगे कोरोजन। ठीक, तो क्या होगा, एक कोटिंग सी जम जाती है, जो मेटल ख़राब हो जाता है उस पर कोटिंग सी जम जाती है, तो उसी को कहेंगे कोरोजन। देखो लिखा है ना, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ व्हेन अ मेटल व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड, इट इज सेड टू बी कॉरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। अब देखो एग्जाम्पल, ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे जो होती है और ग्रीन कोटिंग कॉपर पे जो होती है, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब इसमें ये सब फालतू की चीज़ें, कुछ लिखने का वो सॉरी कुछ पढ़ने का वो नहीं है, मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें पूछा जाता है कोरोजन से कैसे बचा जाए या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसे बचा जाए। इसमें लिखा नहीं है बट पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स में। तो कैसे बचा जा सकता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में मतलब क्या होता है बताती हूँ। गैल्वेनाइजेशन से बचा जा सकता है, पहला, दूसरा ग्रीजिंग या ऑयलिंग, तीसरा पेंटिंग ऑन द मेटल या पेंटिंग द मेटल, कुछ भी लिख सकते हो। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग। जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाया था। जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव को किसी भी मेटल के ऊपर अगर चढ़ाएंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा या फिर किसी भी मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम जिंक की कोटिंग सी लगा देते हैं ऊपर, उसी कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, या तो ऑयलिंग और ग्रीजिंग करके भी हम सही कर सकते हैं या फिर पेंट करा के दोबारा सही करते हैं। बट पेंटिंग से क्या होगा, एक बार पेंट हटा दोबारा रस्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें होती हैं, तो हम ये 3 है प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन का। तो ये 3 चीज़ें पूछ जाती है कि कैसे बचा जाए। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी में क्या होगा कि जो भी खाना होता है जिसमें फैट्स या ऑयल होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब उनमें ऑक्सीजन से वो, देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा खाना होता है जिसमें फैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ऑक्सीडाइज होकर वो ख़राब हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, उसमें स्मेल ख़राब हो जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ ना हो, ऐसा कुछ डालते हैं। ठीक, या तो उसमें फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं या फिर उसको ईयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ताकि ईयर में जो भी एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑक्सीजन है वो उससे ना रिएक्ट हो, इसलिए ईयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। तो ये भी इसको प्रिवेंट करने के लिए 2 चीज़ें हो गई, या तो एंटीऑक्सीडेंट डालो या फिर ईयर टाइट कंटेनर में रखो। अब देखो एग्जांपल इसका है, चिप्स वो सॉरी चिप्स मैन्युफैक्चरर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन, हमने देखा होगा लेस का चिप्स होता है, उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन भरी होती है, चिप्स थोड़े से आते हैं और नाइट्रोजन की गैस भरी होती है। नाइट्रोजन की गैस क्यों भरी होती है, क्योंकि चिप्स क्या है, ऑयली फूड है ऑफ कोर्स, तो ऑयली फूड अगर उसको गलती से भी वो हल्का सा भी फटा और उसमें ऑक्सीजन घुसी तो क्या होगा, वो उसको ख़राब कर देगी। तो जो दुकानों पे चिप्स होते हैं वो तो कई कई महीनों के रखे होते हैं, अगर वो ज़्यादा दिनों तक रखे रहेंगे और ऑक्सीजन उस पर चली गई तो वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी स्मेल भी ख़राब हो जाएंगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो उसी से बचने के लिए उसमें N2 गैस का डाला जाता है, तभी वो इतने उस गैस उसमें भरी होती है और वो चिप्स कम होते हैं इसी वजह से, ताकि वो लेज़ है वो ख़राब ना हो। ठीक, तो एक और क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ इंडेक्स क्वेश्चन का, कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस, सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन द आयरन नेम इज डिप्ड इन इट। तो ये वाला रिएक्शन होगा, उसमें क्या होगा कि आयरन नेल को हमने डिप करा था, एक एक्टिविटी है ये बेसिकली, कि आयरन नेल को डिप करा था कॉपर सल्फेट में, बेसिकली यही है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप करा था, तो क्यों उसका कलर चेंज हुआ, क्योंकि Fe ने Cu को हटा दिया और SO4 के साथ चला गया, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। तो FeSO4 का कलर क्या हो गया, ग्रीन होता है, तो इसका कलर हो गया ग्रीन। अब इसका हम लोग पढ़ भी सकते हैं इसका आंसर, एक सेकेंड, ये है इसका आंसर कि व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, मैंने कहा था आयरन क्या होगा, डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को हटा देगा रास्ते से और कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, मैंने कहा आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, देयरफॉर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का चेंज इसलिए होगा कलर क्योंकि वो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बात खत्म, इतना ही लिखना है।
पहले आयरन नेल था ब्राउन कलर का, तो फिर उसके बाद उसको हट गया तो वो ग्रीन कलर का हो गया फेरस सल्फेट। ठीक, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। शायद आपको समझ आया होगा। नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। थैंक यू।